हे गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गंगूबाई काठियावाड़ी को, जिसको डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर में से एक संजय लीला भंसाली ने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं रश्मि बाई को, जो कि कमाटीपुरा में एक कोठा चलाती हैं और कुछ औरतों के साथ मिलकर एक छोटी बच्ची को जबरदस्ती रेडी कर रही हैं। यहाँ हमें इस बच्ची की आंखों में आंसू देखकर ये साफ पता चलता है कि लड़की से जो भी करवाया जाने वाला है वह ये नहीं करना चाहती, मगर रश्मिबाई इस बच्ची को कहती है कि सुन, जैसा जगन सेठ बोले वैसा ही करना, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, खाली बस अपनी टांगे खोल देना। और सीन आता है जहाँ जगन सेठ इस बच्ची के साथ सोने के लिए आया होता है और लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मना करती है, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता। अब सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद, जहाँ एक औरत रश्मिबाई से बोलती है कि अब बस करो, 14 साल की बच्ची है वह, और कितना पिटवाओगे उसे, कहीं मर जाएगी तो हम सब फंसेंगे। मेरी बात मानो तो इस बच्ची को लाइन पे लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है गंगूबाई। गंगूबाई को बुलाना ही होगा और एंट्री होती है गंगू की। गंगू इसे इसका नाम पूछती है, ये अपना नाम मधु बताती है। तो गंगू बोलती है कि एक बार कमाटीपुरा में कोई आ जाता है ना तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, वैसे तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया? इस पर मधु बोलती है कि मुझे यहाँ जमीन लेकर आया, मैं उसकी जोरू थी। गंगू बोलती है कि यहाँ हर कोई ऐसे ही आता है और वो अपनी कहानी सुनाने लग जाती है कि मैं काठियावाड़ से आई हूँ, बैरिस्टर की बेटी थी, बहुत ही ज्यादा रुतबा था हमारी फैमिली का। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं गंगू को। उस टाइम गंगू का नाम गंगा था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था रमनिक। रमनिक गंगा के लिए मुंबई की टिकट लाया है क्योंकि गंगा का सपना है हीरोइन बनने का। और रमनिक गंगा को बोलता है कि ये लो मुंबई का टिकट, मैंने बात कर ली है, तुम्हारी देवानंद के साथ मूवी भी फिक्स हो गई है। इस पर गंगा बहुत खुश होती है और ये बात अपने माता पिता को बताने को बोलती है, मगर रमनिक बोलता है कि अगर तूने घर पर यह बात बताई तो तुझे कोई हीरोइन नहीं बनने देगा। और ये दोनों बिना घर पे बताए यहाँ से निकल जाते हैं मुंबई के लिए। रास्ते में गंगा रमनिक से पूछती है कि मेरे आई बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे ना, वो मुझे माफ तो कर देंगे ना? इस पर रमनिक बोलता है कि जब तेरी 2 मूवी लगेगी ना थिएटर में तो आई बाबा तो क्या पूरा काठियावाड़ तुझे माफ कर देगा। और अब ये दोनों मुंबई आ जाते हैं और रमनिक इसे कमाटीपुरा के कोठे पर ले आता है, यह बोलकर के ये इसकी मासी का घर है। गंगा यहाँ सारी लड़कियों को सोता देखकर उनके कपड़े देखकर नर्वस हो जाती है। वह बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इस जगह पर नहीं रहना है, यहाँ से चलो। तो रमनिक बोलता है कि मासी रात भर सबको एक्टिंग सिखाती है, इसलिए सब दिन में सो रहे हैं और तुम बिना हीरोइन बने घर जाओगी, आई बाबा को क्या कहोगी? इस पर गंगा मान जाती है और वहाँ बैठ जाती है। गंगा जब अंदर जाती है तो एक औरत को देखती है जिसका नाम होता है शीला। वहाँ बोलती है कि मैं रमनिक की मासी हूँ और तुम्हारी भी मासी हूँ, और फिर वो गंगा को एक कमरे में बंद कर देती है। अब सीन 2 दिन बाद शिफ्ट होता है जहाँ शीला गंगा को बोलती है कि तेरा चाहने वाला तुझे 1000 रुपए में बेच के गया है और यह शीला का कोठा है, यह सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, अगर तू 2 दिन में धंधे पर बैठी तो ठीक, नहीं तो लोग जबरदस्ती करने के भी पैसे दे के जाते हैं। अब गंगा बेचारी अकेली क्या करती, उसको थक हार के धंधे पर बैठना ही पड़ता है। और यहाँ गंगा का पहला कस्टमर भी आता है जो कि इससे बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको 20% एक्स्ट्रा पैसे देकर भी जाता है। तो गंगा सीमा मासी से बोलती है कि सेठ ने मुझे नया नाम भी दिया है गंगू, और साथ में यह भी बोला है कि मैं एक दिन कमाटीपुरा पर राज करूंगी। इतना बोल के गंगू अपनी पहली कमाई को जला देती है और बोलती है कि इन पैसों के साथ साथ पुरानी गंगा भी जल गई। अब सीन शिफ्ट होता है और गंगू को यहाँ पूरा 1 साल हो गया है और गंगू के दिमाग में अभी भी सेठ की बात घूमती रहती है कि एक दिन वह इस कमाटीपुरा पे राज करेगी। गंगू खूबसूरत भी इतनी होती है, हर कोई उसका दीवाना होता है और उसी की वजह से इनके पास बहुत सारे कस्टमर भी आते हैं। लीला मासी आकर सारी लड़कियों को बोलती है कि चलो धंधे का टाइम हो गया है, मगर गंगू बोलती है कि आज धंधा नहीं होगा, एक हफ्ते में हमको भी एक छुट्टी चाहिए और आज हम सारी लड़कियां मूवी देखने जाएगी। और गंगू सारी लड़कियों को मूवी देखने लेकर जाती है और शीला कुछ नहीं कर पाती। अब ये लोग मूवी देखकर आते हैं और सो रहे होते हैं, तभी रात को 4 बजे कोई कस्टमर आता है जो कि डबल पैसे देने को भी तैयार है, बस उसको गंगू चाहिए। यह आदमी शीला को बताता है कि वह कस्टमर कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन शीला बोलती है कि गंगू के लिए यही सही होगा और वह गंगू को उसके पास भेज देती है। अब ये जो कस्टमर होता है इसको गंगू के साथ सोना नहीं होता, यह तो गंगू को मारता है, पीटता है, उसकी बहुत बुरी हालत करके चला जाता है, लेकिन शीला उसे नहीं बचाती, वो सिर्फ बचाने का एक्टिंग करती है। अंदर से तो वो बहुत खुश होती है कि गंगू के साथ ये सब हो रहा है, आखिर उसको भी मूवी वाली बात पे गंगू से बदला लेना था। गंगू हॉस्पिटल में है और यहाँ ये लड़कियां गंगू को बताती हैं कि जिसने तेरे साथ इन सब किया है वह रहीम लाला का आदमी है, और रहीम लाला बोले तो मुंबई का राजा, पुलिस की भी उससे फटती है। अगले सीन में गंगू रहीम लाला से मिलने जाती है और रहीम लाला से इंसाफ मांगती है कि आपके एक आदमी ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। वह अपना दुपट्टा हटाकर दिखाती है तो उसकी पूरी बॉडी पे चाकू से वार किया होता है। करीब
करीम लाला का भी ये देख के दिल दहल जाता है। इस पर करीम लाला बोलता है कि मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे कोठे के बाहर खड़ा रखूंगा और अगर वह वापस आए तो तुम उसे इत्तला कर देना, बाकी हम देख लेंगे। और गंगू को कुछ पैसे भी देने को बोलता है, पर गंगू कहती है कि पैसे नहीं चाहिए मुझे बस इंसाफ चाहिए। तो लाला बोलता है कि भाई समझ कर रख लेना। और यही टाइम होता है जब लाला गंगू को अपनी बहन बनाता है। फिर कुछ दिनों बाद पठान फिर से आता है कोठे पे। शीला गंगू को बोलती है कि पठान आया है और गंगू बोलती है कि इस बार उससे 4 गुना पैसे मांगना, और वह देने को भी रेडी हो जाता है। कोठे की सारी लड़कियां गंगू को पठान के पास जाने से मना करती हैं, पर गंगू बोलती है कि तुम बाहर खड़े लाला के आदमी को खबर दो, और गंगू पठान के पास चली जाती हैं। वो उसे फिर से पीटने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ लाला आ जाता है और पठान को बहुत ही ज्यादा पीटता है। नेक्स्ट सीन में हमें ये दोनों दिखते हैं, जहाँ शीला बोलती है कि गंगू को तो जब से लाला ने बहन बनाया है तब से वो अपनी मनमानी करती हैं। मेरा शायद अब टाइम आ चुका है, और उसी रात इसकी मौत भी हो जाती है। अब शीला की मौत के बाद पुलिस वाले भी इनसे बहुत ज्यादा हफ्ता लेने लगे हैं। तो गंगू पुलिस वालों को बुलाकर इनसे बात करती है और बोलती है कि तुम हमारी कमाई का 40% तो खुद ही ले जाते हो। इस पे पुलिस वाला बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बड़ा अफसर आया है, हमें उसके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। तो गंगू बोलती है कि रहीम भाई कब आ रहे हैं, और रहीम लाला का नाम सुन के पुलिस वाला डर जाता है। इसके सामने घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और वैसे भी अब तो यह कोठा आप ही चलाने वाली हो। आगे कोठे की सारी औरतें गंगू को एक सफेद साड़ी गिफ्ट करती हैं और बोलती हैं कि आज से तू धंधे पे नहीं बैठेगी, तू हमारी घरवाली बनेगी। घरवाली मतलब ये होता है कि आज से तू सारा काम संभालेगी, क्योंकि सिर्फ एक तू ही है जो हमारा दर्द समझती है, जो हमें समझती है। और गंगू मान जाती है। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ गंगू मधु से बोलती है कि गंगा से मैं बनी गंगू, और गंगू से बनी गंगू बाई यानी कि घरवाली। अब तू चाहे तो तू भी मधु से मधुबाई बन सकती है। और गंगू इसे 2 टॉफी ऑफर करती है और बोलती है कि ये वाली खाएगी तो यहाँ की हो जाएगी, और अगर दूसरी खाएगी तो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि इसमें जहर है। तो मधु जहर वाली टॉफी को चूज करती है। गंगू ये देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि मधु मरने को रेडी है लेकिन ये काम करने को रेडी नहीं होती। इस पे गंगू रश्मिबाई को बोलती है कि मधु यह काम नहीं करेगी और वो अपने घर जाएगी। रश्मिबाई बोलती है कि ऐसे कैसे घर जाएगी, मैंने इस लड़की के पूरे 1000 दिए हैं। तो गंगू बोलती है कि घर आके 10,000 लेकर जाना, और इस लड़की को यहाँ से लेकर चली जाती हैं। अगले सीन में गंगू के कपड़े का नाप लेने एक टेलर आता है, और टेलर के साथ एक लड़का भी होता है जो कि उसके भाई का लड़का होता है, जिसका नाम अफसान होता है, जो कि गंगू को पसंद भी आता है क्योंकि वो दिखने में भी बहुत सीधा साधा और शरीफ लगता है। अब मोहल्ले में बड़ी घरवाली का इलेक्शन हो रहा है। बड़ी घरवाली मतलब मोहल्ले में जितने भी कोठे हैं उन सब में एक एक घरवाली होती है, और उन सब घरवाली की भी जो लीडर होती है उसको हम बड़ी घरवाली बोलते हैं। इस इलेक्शन में गंगू के सामने खड़ी है रजिया, जो कि बहुत ही तगड़ी कंपटीटर है, और गंगू को भी ऐसा लगता है कि वह रजिया के सामने जीत नहीं पाएगी। तो गंगू रहीम लाला से मिलने जाती हैं ईद के दिन, उसके लिए सेवैयां बनाकर, और उसे बताती हैं कि रजिया के सामने वह इलेक्शन में खड़ी हैं। गंगू लाला से बोलती हैं कि तुम्हारी जो शराब काठियावाड़ी में मिलती है, अगर उसका धंधा मैं संभाल लूं और सारी शराब मैं अगर अपने कोठे पे बेचूं, अगर किसी को लड़की चाहिए होगी तो उसे शराब भी खरीदनी पड़ेगी, तो इससे धंधा भी बढ़ जाएगा। लेकिन लाला बोलता है कि मैंने अपने उसूलों को छोड़ा नहीं है। वह मना कर देता है गंगू को। गंगू बोलती है कि तब तो शायद मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगी, और मेरा इलेक्शन जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं वहाँ की लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ, कमाटीपुरा के औरतों की जिंदगी बदलना चाहती हूँ मैं, और यह सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब मैं इलेक्शन जीतूंगी, नहीं तो रजिया ऐसे ही सबका जीना हराम करती रहेगी। और रहीम लाला गंगू को कमाटीपुरा में शराब की बिक्री का 20% पार्टनर बना देता है। गंगू फिर से अफसान से मिलती हैं। अफसान बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसे गले लगाकर बोलता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली गंगूबाई भी उसे पसंद करती हैं, क्योंकि यही एक लड़का होता है जो गंगू को एक प्रोस्टिट्यूट की नजर से नहीं, एक औरत की नजर से देखता है, और ये साथ में थोड़ा घूमने भी जाते हैं। अब आगे गंगूबाई को रजिया बाई के कुछ आदमी बुलाने आते हैं, लेकिन गंगू उनको मार के भगा देती है, और अगले दिन गंगू के कोठे पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। गंगू पुलिस वालों को रिश्वत दे के भगा देती है, मगर एक पुलिस वाला गंगू को बोलता है कि यह सब रजिया बाई ने किया है, रजिया बाई तुमसे मिलना चाहती हैं, एक बार उससे मिल लो। लेकिन गंगू इसको भी मना कर देती हैं। आगे गंगू और कुछ लड़कियां होटल में खाना खा रही होती हैं, तभी वहाँ रजिया बाई आ जाती हैं। क्योंकि गंगू तो रजिया बाई से मिलने को रेडी नहीं हुई, इसलिए रजिया बाई को खुद इसके पास आना पड़ता है, और वह गंगू से बोलती हैं कि कमाटीपुरा रजिया बाई का था और कमाटीपुरा रजिया बाई का ही रहेगा, तुम मुझे हरा नहीं सकती। कल रात को 9 बजे मेरा भाषण है, उसको सुनने आ जाना। ये सब ये टॉन्ट में बोलकर जाती हैं। लेकिन गंगू भी कहाँ कम थी, वह कमाटीपुरा में रात को 9 बजे एक मूवी लगवा देती हैं। तो कमाटीपुरा के सारे लोग मूवी देखने बैठ जाते हैं, और रजिया का भाषण सुनने कोई भी नहीं जाता। रजिया ये देखकर हिल जाती हैं। तभी वहाँ गंगू आती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ, तू तो आज भाषण देने वाली थी ना, कोई नहीं आया क्या सुनने के लिए? चलो मैं आई हूँ ना, मुझे ही भाषण सुना दे। इस पे रजिया बोलती हैं कि रजिया को हराना नामुमकिन है, अब तो जंग के लिए तैयार हो जा। आगे गंगू के कोठे पे एक 15 साल की बच्ची होती है रोशनी, जो कि यहाँ काम कर रही एक औरत की बेटी होती है, और वो इसे छुपा के रखती है एक पिंजरे में, क्योंकि कोई मर्द अगर इसे यहाँ देख लेगा
मिलेगा तो वो इसे नोच खाएगा। तो गंगू बोलती हैं कि रोशनी इस धंधे में नहीं आएगी, इसकी तो हम शादी करवाएंगे, लेकिन कमाटीपुरा में कोई भी बारात लेकर नहीं आना चाहता। इस पर गंगूबाई इसका रिश्ता अफसान के घर लेकर जाती है, क्योंकि गंगू को पता है कि अफसान एक शरीफ लड़का है और गंगू रोशनी के लिए अपना प्यार भी कुर्बान करने को रेडी है। और वह अफसान के घर वालों को 20 तोला सोना, 50,000 नगद और कुछ मिठाई भी देती है। इस पे अफसान बोलता है कि तुम इसे बेच रही हो या मुझे खरीद रही हो, और इसके घर वाले भी बोलते हैं कि कोठे वाले हमारे घर की बहू कैसे बन सकती हैं। तो गंगू बोलती है कि सही कहा, एक कोठे वाली आपके घर की बहू नहीं बन सकती। यहाँ ये खुद का एग्जाम्पल देकर बोल रही हैं और बोलती हैं कि रोशनी तो 15 साल की है और बेदाग है, उसकी माँ ये धंधा करती है ये नहीं। तो इसके घर वाले मान जाते हैं और अफसान गंगू से बोलता है कि एक इलेक्शन जीतने के लिए आप मुझे कुर्बान कर दोगी। इस पर गंगू बोलती है कि इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, लेकिन कमाटीपुरा की औरतों के लिए मैं ऐसे 100 अफसान कुर्बान कर दूं। और फिर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। इलेक्शन के भी रिजल्ट आ जाते हैं और गंगू जीत जाती हैं। वो सबको थैंक यू बोलती हैं। गंगू चाहती हैं कि कोठे की सारी औरतों के पास एक बैंक अकाउंट भी हो जहां वो अपना पैसा जमा करवा सके, लेकिन बैंक वाले यहाँ की लड़कियों का अकाउंट खोलने को रेडी नहीं होते हैं। वहीं कोठे की एक लड़की अपने घर वापस जाना चाहती है और इससे गंगू को भी अपने घर की याद आती है। तो गंगू 12 साल बाद अपने घर पे फोन करती है और उसके घर वाले अभी भी उससे नाराज होते हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि तेरे बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये भी सुन ले के जाते वक्त उन्होंने अपने मुंह में गंगा जल भी नहीं लिया क्योंकि उसमें तेरा नाम आता है। अब यहाँ कुछ लोग गंगूबाई और लाला से मिलने आए होते हैं। उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया होता है कोठे के पीछे जो स्कूल है उनके साथ मिलके, कि कोठे के पास स्कूल होने की वजह से बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, इसके लिए वो चाहते हैं कि कमाटीपुरा खाली करवा दे। लेकिन लाला बोलते हैं कि तुम स्कूल के नाम पे बिल्डिंग खाली करवा के वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारत बनवाना चाहते हो। तो ये बोलता है कि भाई बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, इसमें सबका फायदा है और आपको और गंगू को भी वहाँ एक फ्लैट दिलवा दूंगा। तो लाला बोलता है जिसके पास पूरा आसमान है उसे चूहे के बिल का लालच दे रहे हो, और वो इसके कपड़े फाड़ देता है और ये यहाँ से चले जाते हैं। अब लाला गंगू को बोलता है कि सरकारी नोटिस तो तेरे पास 2 दिन में पहुंच जाएगा, बीडीओ को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन स्कूल वाले चुप नहीं बैठेंगे, कोर्ट कचहरी तक भी घसीट सकते हैं। तुझे ये जंग लड़नी होगी, ये 4000 औरतों की जिंदगी का सवाल है। अगर तू हारी तो एक बार नहीं 4000 बार हारेगी, तुझे ये लड़ाई किसी भी हालत में जीतनी है। इस बात को 5 महीने हो जाते हैं और अभी तक स्कूल के लोग कमाटीपुरा में रैली निकाल रहे हैं कि कमाटीपुरा खाली करो और यह सब काम बंद करो। इस पर गंगा जाती है स्कूल में और बोलती है कि तुम्हारा स्कूल 40 साल से है, लेकिन ये धंधा कमाटीपुरा में 100 साल से चल रहा है। तुमने स्कूल बनाते वक्त ये नहीं सोचा कि हम स्कूल कहाँ बना रहे हैं। और गंगू यहाँ अपने साथ कोठे की औरतों के कुछ बच्चों को भी लेकर आती है जिनका वो चाहती है कि यहाँ एडमिशन हो, लेकिन प्रिंसिपल इनका एडमिशन करने से मना कर देता है। यहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी बैठा होता है। गंगूबाई बोलती है कि तुम इनको एडमिशन क्यों नहीं दे सकते, अगर ये पढ़ लिख के कुछ बन जाते हैं तो इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चलो अपना एडमिशन फॉर्म निकालो और फॉर्म भरो और लिखो माँ का नाम गंगूबाई। इस पर प्रिंसिपल बोलता है कि और बाप का नाम क्या लिखें। तो गंगूबाई बोलती है कि चलो लिखो बाप का नाम देवानंद। इतना बोल के गंगू वहां से चली जाती हैं। जो जर्नलिस्ट होता है वो ये सब देखता है और वो गंगू की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसके कोठे पे जाता है। वहाँ वो गंगू की फोटो लेने लगता है, उसका इंटरव्यू लेता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जिनका एडमिशन गंगू ने स्कूल में करवाया होता है। तो गंगू उनसे पूछती है कि तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, स्कूल तो 4 बजे पूरी होती है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि टीचर ने हमें मार के भगा दिया। गंगू सबको पास बैठाती है और जर्नलिस्ट को फोटो लेने के लिए बोलती है और फिर उसे कहती है कि इस फोटो को अपनी मैगजीन में छापना। कुछ दिनों बाद जर्नलिस्ट फिर से गंगू से मिलने आता है और उसको एक मैगजीन दिखाता है जिसमें उसने गंगू की फोटो छापी होती है और उसे बोलता है कि तुम अब फेमस हो चुकी हो और फेमस लोगों की बातें हर कोई सुनता है। अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बहुत बड़ी रैली है और वहाँ प्रोस्टिट्यूट की शिक्षा का भी मुद्दा उठाया जाएगा। वहाँ करीबन 400-500 लोग होंगे और तुम्हें उनके सामने भाषण देना है, अपना मुद्दा रखना है। और ये जर्नलिस्ट गंगूबाई के लिए स्पीच भी लिख कर लाता है और बोलता है कि तुम इसको रट लेना और यही बोलना। स्पीच का पहला वर्ड होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और भाइयों वर्ड सुन के सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं किसके भाई, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट को कोई भी लड़का अपनी बहन नहीं समझता। अब गंगू भाषण देने जा रही है और जो जर्नलिस्ट की स्पीच होती है उसे गंगू फाड़ देती हैं और ये अपनी स्पीच अपनी पूरी दिल से बोलती हैं। गंगू बोलती है कि सभी लोगों का कोई ना कोई धंधा होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई टीचर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई कपड़े बेचता होगा, कोई चने बेचता होगा। हमारा भी एक धंधा है जिसमें हम जिस्म बेचते हैं और हमारे पास जो भी लोग आते हैं वो आप में से ही कोई होते हैं। फिर सिर्फ हमारा मोहल्ला ही बदनाम क्यों है? हमारे इधर कोई भी कस्टमर आता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वह काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक ही रेट होती है। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? और गंगू यहाँ इन बच्चों के लिए शिक्षा का हक भी मांगती हैं। वैसे तो ये स्पीच बहुत लंबी होती है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और वो बोलती हैं कि गंगू ने ठान लिया है कि कमाटीपुरा की औरतों को बेघर नहीं होने दूंगी
और बच्चों को भी शिक्षा दिला कर रहूंगी। और यहाँ पे आए सभी लोग गंगू के भाषण से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। अब एक पॉलिटिशियन गंगू से मिलने आता है और बोलता है कि हमारी पार्टी इस बार इलेक्शन में थोड़ी कमजोर है, अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इस पे गंगू बोलती है कि तुमने हमारा कहाँ सपोर्ट किया, हमारी औरतों का घर यहाँ से खाली करवाया जा रहा है, तुम हमारी हेल्प करो तो बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इस पे ये पॉलिटिशियन बोलता है कि ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसमें तो तुम्हारी हेल्प सिर्फ पीएम ही कर सकते हैं। तो गंगू बोलती है कोई बात नहीं, मेरी मीटिंग पीएम के साथ फिक्स करवा दो तो ही मैं आपकी हेल्प करूंगी। और पॉलिटिशियन मान जाता है और बोलता है कि मैं आपको दिल्ली भेजने का बंदोबस्त करता हूँ, बस आप हमारी पार्टी का सपोर्ट करना। और इनके बीच डील हो जाती है। अब गंगूबाई की मीटिंग पीएम से फिक्स हो जाती है 15 मिनट के लिए और ये जर्नलिस्ट गंगू को बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट ही होंगे। गंगू बोलती है कि ये टाइम तो काफी है, 15 मिनट में पीएम के सीने से गुलाब ना जीत लिया तो मेरा नाम भी गंगू नहीं। अब हम देखते हैं गंगू पीएम से मिलती है और बोलती है कि वेश्यावृत्ति को कानूनी दर्जा दिया जाए। इस पे पीएम बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। गंगू बोलती है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं ना, तब किसी लड़की को कहीं पे बेचा जा रहा होगा, किसी को कहीं पे खरीदा जा रहा होगा और सजा तो खरीदने और बेचने वाले को मिलनी चाहिए, पर इसकी सजा हमें मिलती है। ऐसा क्यों? हमसे सारे हक छीन लिए गए हैं और अब हमसे हमारा घर भी छीना जा रहा है। यहाँ गंगू अपनी बातों से पीएम को भी इम्प्रेस कर देती हैं और पीएम गंगूबाई से बोलते हैं कि मैं इस मुद्दे पर एक अपनी मीटिंग बैठाऊंगा। और लास्ट में हम देखते हैं कि गंगूबाई जब तक हैं तब तक कमाटीपुरा की औरतों को कुछ नहीं होता। गंगूबाई हमेशा अपनी औरतों के हक के लिए लड़ती हैं और सब लोग उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और आगे और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।